मेरे कक्षा 10 के सारे विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से आप सभी का एएसके गुरुकुल क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने आया हूं जो आप के बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जब भी परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, जिस टाइम आप लोगों को पेपर मिलेगा, उस टाइम सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वो जानकारी मैं आज पहले ही आप लोगों को बता दूंगा कि सबसे पहले क्या करना है, किस तरीके से आप लोगों को ओएमआर शीट भरनी है, कौन सा पेन यूज़ करना है और किस तरीके से आप लोगों को ओएमआर शीट के आंसर्स देने हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और है, 20 प्रश्न मैं आज आप लोगों से इसमें पूछूंगा। उन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं, इस हिसाब से आप लोगों की किस हिसाब से तैयारी है, यानी कि कितनी आप लोगों ने तैयारी कर रखी है। आज से आप लोगों के लगभग 20 टेस्ट, यानी कि प्रतिदिन आपको एक टेस्ट हिंदी का मिलेगा। जब तक 20 टेस्ट नहीं हो जाते तब तक आप लोगों को हम हिंदी का टेस्ट, यानी कि ओएमआर बेस्ड जो टेस्ट होगा वही हम लेंगे इसमें। और ऐसे ही जैसे वो 20 हो जाएंगे, ऐसे 20 अंग्रेजी का टेस्ट लेंगे ओएमआर सीट बेस्ड, ऐसे ही सामाजिक का लेंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट का 20-20 क्वेश्चन का आप लोगों का टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आप लोगों को जैसे ही पेपर मिलेगा उस टाइम आप लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, ये दिशा निर्देश मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये आप लोगों को पेपर में नहीं पढ़ना है। देखिए, पहला दिशा निर्देश क्या होगा, ये तो सभी को पता है। पहला दिशा निर्देश क्या होगा, ये तो तुम लोगों को जो पेपर मिलते होंगे हाफ अर्ली वाले, उसमें भी लिखा है। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ये भी है। दूसरा, ये भी आप लोगों को पता होगा कि प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होगा। कौन सा? पहला भाग खंड आ होगा, दूसरा भाग खंड बा होगा। अब देखिए, तीसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर काले अथवा नीले वाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला या नीला करना है। हाँ, एक चीज बस इसमें याद रखना है, इसमें जेल पेन का यूज नहीं करना है, सिर्फ बाल पॉइंट पेन ही होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिशा निर्देश है, ये चीज याद रखना, या तो काला होना चाहिए पेन या फिर नीला पेन होना चाहिए, और वो भी बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखिए, चौथा जो दिशा निर्देश हमारा है, इसमें आप लोगों को क्या करना है। चौथा दिशा निर्देश में देखिए, चौथा दिशा निर्देश से बताया जा रहा है कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 1 अंक निर्धारित होगा आप लोगों के लिए। और दूसरी चीज ये भी तुम लोगों को याद रखना है, पांचवा वाला, ये जो पांचवा दिया है, ये भी तुम लोगों को याद रखना है। ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, ना तो इरेज करें मतलब बिगाड़ें, और ना ही उसमें वाइडनर का प्रयोग करें। अगर क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो उसको काटना नहीं है, ना बिगाड़ना है, ना तो उसमें वाइडनर लगाना है। ठीक, जैसा है वैसे छोड़ देना है। ठीक है, इसीलिए आप बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका आंसर देंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए होंगे, और सीधी सी बात है, हर एक प्रश्न दिया होगा उसके आगे अंक दिए होंगे। ठीक है, ये आप ले। और उसके बाद में आपको ओएमआर सीट में कोई कटिंग नहीं करनी है, ना तो उसमें वाइटनर लगाना है, ना तो उसमें उसको बिगाड़ना है। जो गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, गलत हो जाए तो हो गया बस गलत, लेकिन उसको काटना नहीं है, वाइटनर उसमें यूज नहीं करना है। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने 20 प्रश्नों पर, यानी कि जो खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे उन पर हम लोग आते हैं और देखते हैं तुम लोगों की तैयारी कितनी हुई है। और जो भी प्रश्नों के उत्तर ये आप लोग दोगे, वो प्रश्नों के उत्तर इस तरीके से देने हैं, जैसे हम पूछ रहे होंगे कि फर्स्ट यानी कि पहले का क्या है, तो आपको इस तरीके से देना है फर्स्ट का, यानी कि पहले का। ए अगर है तो ए, वी है तो बी, और सी है तो सी, और डी है तो डी। इस तरीके से देना है, पहले का ए, पहले का बी, पहले का सी या पहले का डी। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा सही है, कौन सा, किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम, पहले प्रश्न का उत्तर क्या है। देखिए, बताइए, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ कब हुआ। ये आपको ऑप्शन बताना है, बताइएगा, ए है या बी है या सी है या डी है, ये बताइए। सन 1943 में दूसरा तार सप्तक आया। दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ कब? सन
1943, सन 1951, सन 1959 या सन 1979? बताइए, पहले का ए, पहले का बी, पहले का सी या पहले का डी, कौन सा सही है? चलिए मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या है पहले का। देखिए, पहले का आंसर है 1951। ठीक है, जिन जिन बच्चों का 1951 आया है वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और जिन जिनका 1943 आया है वो तैयारी तो उन्होंने कर रखी है, लेकिन उनको डाउट ये है, क्योंकि समझ लीजिए, प्रथम जो तार सप्तक था, प्रथम तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो था 1943, लेकिन जो दूसरा तार सप्तक हुआ है वो हमारा ये आंसर है, सन 1951। ठीक है, अब समझ में आ गया। और तीसरा अगर पूछ लिया, तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो तीसरा तार सप्तक सन 1959 में हुआ, ये याद रखना है। ठीक, अब अगला बताओ, दूसरे का आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, कौन सी रचना है इसमें से? ऑप्शन ए है उर्वशी, ऑप्शन बी है पल्लव, ऑप्शन सी है साकेत या ऑप्शन डी है कामायनी। आंसर क्या है? ए, बी, सी, डी। दूसरे का आंसर, चलिए मैं बता रहा हूं दूसरे का आंसर क्या है। ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन बी पल्लव है। ठीक है, अगला बताइए, छायावादी, छायावादी तीसरे का उत्तर बताइएगा। छायावादी की मुख्य विशेषता है, कौन सी है इसमें से? ऑप्शन ए ये है प्रकृति का मानवीकरण, ऑप्शन बी युद्धों का वर्णन, ऑप्शन सी यथार्थ चित्रण, या ऑप्शन डी भक्ति की प्रधानता। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तीसरे का ए है, तीसरे का बी है, तीसरे का सी है या तीसरे का डी है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। आंसर है ए, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, चलिए तीसरे का बताइए, तीसरे का आंसर क्या होगा? तीसरे का तो पता चल गया, ठीक है। अब आंसर हाँ चौथे का बताइए। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मैथिली शरण गुप्त जी थे ये किस युग से संबंधित हैं? बताइए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी शुक्ल युग, या ऑप्शन सी छायावादी युग, या ऑप्शन डी भारतेंदु युग। ऑप्शन क्या है, कौन सा सही है इसमें से? चौथे का ए है, चौथे का बी है, चौथे का सी है, या चौथे का डी है? कुछ बच्चों का तो सही आंसर आ रहा है। चलिए मैं बता रहा हूँ इसका। देखो, मैथिली जो शरण गुप्त थे ये द्विवेदी युग से संबंधित थे, द्विवेदी युग से संबंधित थे ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए। केशव को, यानी कि केशव दास जी जो थे, पांचवा प्रश्न का उत्तर बताइएगा। केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो इसमें ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, या ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी मिश्र बंधु। पांचवें का ए है, पांचवें का बी है, पांचवें का सी है, या पांचवें का डी है? चलिए, हाँ कुछ बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है, वो ऑप्शन का आंसर यानी कि पांचवें का सही दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, पहला ही है ए रामचंद्र शुक्ल। केशव दास को रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था कठिन काव्य का प्रेत। चलिए ठीक है, छठे का आंसर बताइए, छठे का क्या होगा? छठवें का 6, अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, या ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा, या ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा है इसमें से? छठे का ए है जयशंकर प्रसाद, छठे का बी है महादेवी वर्मा, छठे का सी है रामकुमार वर्मा, या छठे का डी है सुमित्रा नंदन पंत। हाँ, ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों का अच्छा ही आ रहा है, सही आ रहा है, बिल्कुल राइट है। आंसर 6 का ए जयशंकर प्रसाद, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, अजातशत्रु का, ये सभी नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए सातवें का आंसर बताइए। ईलाचंद जोशी की कहानियों का विषय क्या रहा? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक, या ऑप्शन डी है राजनैतिक। ईलाचंद जोशी, सातवें का ए है, सातवें का बी है, या सातवें का सी है, या सातवें का डी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चों का सही आया है। सातवें का आंसर है ए सामाजिक। ईलाचंद जोशी की कहानियों का विषय रहा है सामाजिक, यानी कि इनकी थीम अधिकतर, इन्होंने जो थीम लिखी है सामाजिक पर ही लिखी है। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, अब आठवें का आंसर बताइए।
8वें का आंसर क्या है? उत्तर नंबर 8। सन 1018 से लेकर के सन 1936 ईस्वी तक का समय क्या रहा है, यानी कि किस युग का समय रहा है? ऑप्शन ए प्रेमचंद युग, ऑप्शन बी शुक्ल युग, या ऑप्शन सी प्रसाद युग, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। कौन सा रहा है? 8वें का ए है प्रेमचंद युग, 8वें का बी है शुक्ल युग, 8वें का सी है प्रसाद युग, या 8वें का डी है उपयुक्त सभी। ऑप्शन सही बताइए इसका आंसर। हाँ, ये कुछ बच्चों का सही आ रहा है, बाकी जो बच्चे हैं तैयारी अच्छी तरीके से करें। चलिए ठीक है, आंसर नंबर है इसका सी, 8वें का सी है प्रसाद युग, यानी कि जयशंकर प्रसाद। ठीक, गुड, राइट 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 राइट। चलिए इसका बताइए, नमा, नमे का आंसर बताइए क्या होगा? नमे का ये वाला बताइए। मिलान करने हैं। अच्छा, मिलान कैसे करने हैं तो याद रखना, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, ए वाला, ये ए वाला सही है, या बी वाला सही है, या सी वाला सही है, या डी वाला सही है? कौन सा सही है? तो देखिए पहला देखिए, पहले आप बताना कौन सा सही है। देखो मैला आंचल जो था ये फणीसर नाथ रेणु की रचना है। कफन जो है ये प्रेमचंद की रचना है। किसने कहा था? ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की है। और चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा की है। तो इनमें से कौन सा सही है? देखो ए वाले में क्या लिखा है, ये ए वाला जो है इसमें क्या लिखा है? इसमें देखो लिखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ए में लिखा है फर्स्ट का खा, देखो ये फर्स्ट का खा ही तो है, तो फर्स्ट का इसमें खा लिखा है, सही है ये। बी में भी देखो फर्स्ट का खा लिखा है, तो ए या दो। देखो सी में नहीं लिखा है, यानी कि सी तो है नहीं। डी में नहीं लिखा, डी भी नहीं है, तो पहला या दूसरे में होगा। अच्छा दूसरा देखिए, चित्रलेखा किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी ने। तो दूसरे का गा, तो दूसरे का देखो इसमें का वाले में, ए वाले में गा लिखा है, लेकिन बी वाले में का लिखा है। आंसर बी भी नहीं है। आंसर क्या हुआ हमारा? सी, सॉरी ए, ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में ही लिखा है कि पहले का खा है, दूसरे का गा है, और तीसरे का देखो घा है, तीसरे का घा है, और चौथे का देखो का है, तो चौथे का है। आंसर ए। ठीक है, बिल्कुल सही। जिसको नहीं पता है वो इस तरीके से लिख लेगा और इसको याद करेगा। चलिए 10वें का आंसर बताइए। ये 10वां क्वेश्चन का आंसर क्या है? निम्नलिखित में से उपन्यास है कौन सा है? ये देखिए, देखो सेवा सदन ये भी उपन्यास है, विराटा की पद्मिनी ये भी एक उपन्यास है, कफन ये भी उपन्यास है, चित्रलेखा ये भी उपन्यास है, ये सभी उपन्यास हैं। तो लेकिन इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए वाला है केवल 1, बी वाला है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या सी वाला है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, या फिर डी वाला है उपयुक्त सभी। तो ये तो सभी हैं, उपन्यास तो ये सभी हैं, उपन्यास तो ये सभी हैं, कुल मिलाकर के सभी। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। अगला बताओ, अगला, हाँ ये वाला बताओ, इस वाले का क्या होगा? प्रश्न नंबर 11। करुण रस का स्थायी भाव है, क्या है करुण रस का स्थायी भाव? ये तो आप लोगों को सबको पता है, जितने बच्चे हैं सबको पता है। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी दो। 11वें का ए है रति, 11वें का बी है हास, 11वें का सी है शोक, या 11वें का डी है निर्वेद। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही है, सभी का सही है शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अच्छा रति किसका है? तो देखो रति जो है ये श्रृंगार रस का है, श्रृंगार रस का है। हास किसका है? ये तो पता होगा, हास्य का है। और निर्वेद किसका है? निर्वेद तो शांत का है, शांत का है, बिल्कुल। बस करुण रस किसका है? शोक, बिल्कुल सही है। अगला बताओ, ये पंक्तियां दी हैं 2, इन पंक्तियों में से कौन सा आंसर सही होगा? इनमें से बताइए आप लोग, सभी लोग जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी बताइए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें से आंसर कौन सा है बताइएगा? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये पूछा जा रहा है। ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी
रूपक अलंकार, या डी श्लेष अलंकार? कौन सा आंसर सही है? चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूं। 12वें का ए है उपमा, 12वें का बी है उत्प्रेक्षा, 12वें का सी है रूपक, 12वें का डी है श्लेष। हाँ, कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। देखो जब भी मनो मनु जानो जनु आए, यानी कि देखिए ये लिखा है मनो मनु या जानो जनु, ये शब्द आ जाए तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सबका सही है, सबका सही है, कुल मिलाकर के सबका सही है। जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ते हैं उन लोगों का सबका सही है। हाँ हाँ, मैंने इसी चैनल पे कविता डाल रखी है एक, उसमें सभी अलंकार दिए गए हैं उस कविता में। चलिए अगला बताइए, 13वें का आंसर क्या होगा? 13वें का ये वाला बताइए। देखिए यह एक समात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का ये लक्षण है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 13वें का ए है सोरठा, ऑप्शन नंबर बी है रोला, ऑप्शन नंबर सी है चौपाई, ऑप्शन नंबर डी है दोहा। तो देखिए सोरठा, दोहा और चौपाई ये सममात्रिक छंद कहे जाते, अर्ध सममात्रिक छंद कहे जाते हैं। जो रोला होता है ये सममात्रिक छंद होता है, ये याद रखना। तुम्हें पता है सोरठा दोहे का उल्टा होता है, यानी कि दोहे में 4 चरण होते हैं। अच्छा 4 चरण तो सब में होते हैं कुल मिलाकर, लेकिन दोहे में 4 चरण में पहले और तीसरे, यानी कि पहले चरण और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। लेकिन इसका उल्टा अगर कर दिया जाए तो वो सोरठा बन जाएगा। ठीक, ये तो तुम्हें याद है? ओके, सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सबको याद है। अब बताओ आंसर नंबर 14वां 14, इसका क्या होगा आंसर? प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है बताइएगा। ए ऑप्शन है प्रा, बी ऑप्शन है आ, सी ऑप्शन है निर और डी ऑप्शन है भय। प्रहार में बताइए, 14वें का क्या है? ए, 14वें का बी, 14वें का सी या 14वें का डी? उपसर्ग का मतलब होता है उप, मतलब होता है उप का मतलब होता है कुल मिला के आगे, उप प्लस सर्ग, यानी कि किसी सर्ग के आगे लग जाए तो उसको उप सर्ग बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए हार लिखा है और हार में क्या जुड़ गया? प्रा, तो हो गया प्रहार। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ए, प्रहार, प्रा है। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला बताइए 15 का क्या ऑप्शन है? पंचतंत्र में कौन सा समास है ये बताइए। हाँ ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है द्विगु समाज, ऑप्शन सी है द्वंद्व समाज, ऑप्शन सी है ऑप्शन तत्पुरुष समाज, या फिर डी है द्वंद्व समाज। देखिए बताइए पंचतंत्र में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो इसमें देखिए पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र, गिनती जिसमें आ जाए, याद रखना जिसमें गिनती आ जाए, जिसमें गिनती आ जाए वो याद रखना उसको द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास, उसको द्विगु समास कहते हैं, यानी कि इसका आंसर वी होगा। अच्छा कर्मधारय समाज को कैसे पहचानेंगे? देखो कर्मधारय जो समाज होता है, ये कर्मधारय समाज में हम लोग पहला जो चरण होगा उसमें पहला पद विशेषता वाला होगा, दूसरा पद उसकी विशेषता बताई जा रही होगी। जैसे नील गाय, यानी कि गाय कैसी है? नीली, इस तरीके से। ठीक, द्वंद्व समाज में क्या होगा? इस द्वंद्व समाज में याद रखना, ये जो द्वंद्व समाज होता है इस द्वंद्व समाज में विलोम पाया जाएगा, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि जैसे माता और पिता, माता और पिता, भाई और बहन। ठीक, ये याद रखना। तो पंचतंत्र में गिनती आ रही है 5 तंत्र, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका उत्तर है द्विगु समास, याद रखना। ठीक है, अगला बताओ अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 16 का है, यानी कि 16 अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? तो देखिए बताइए ऑप्शन क्या होगा? ए है 2, बी है 5, सी है 6 या डी है 8। देखो अर्थ के आधार पर, देखो रचना के आधार पर, तो रचना अगर लिखा हो रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3। ये 3 प्रकार के होते हैं।
अगर अर्थ के आधार पे पूछ रहा है तो उसका उत्तर ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, 8 होते हैं, 8, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला बताओ 17 क्या है, 17वें का आंसर क्या है, सही बताइए। आंसू का तत्सम रूप क्या है? आंसू का तत्सम रूप, तत्सम मतलब संस्कृत भाषा और तद्भव मतलब संस्कृत से निकली हुई भाषा, हिंदी टाइप की होती है। तो इसका ऑप्शन बताइएगा क्या है। आंसू का रोना है, आंसू का आंख है, आंसू का अंशु है, या फिर आंसू का अश्रु है। 17 का ए है, 17 का बी है, 17 का सी है, या 17 का डी है? आंसू का, हाँ कुछ बच्चों का राइट आंसर आया है अश्रु, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 18 का बताइए, 18, 18, कर्म वाच्य में प्रधानता होती है किसकी? कर्ता की प्रधानता होती है, ए ऑप्शन। भाव की प्रधानता होती है, बी ऑप्शन। कर्म की प्रधानता होती है, सी ऑप्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो ये तो आप लोगों को ये याद रखना है, कर्म अगर लिखा हो, कर्म यानी कि ये जो कर्म लिखा है, अगर कर्म लिखा हो यानी कि कर्म की प्रधानता होती है कर्म वाच्य वाक्य में, सही है, बिल्कुल राइट है। अगर क्रिया लिखा हो तो याद रखना भाव की प्रधानता होगी, यानी कि क्रिया वाच्य में प्रधानता होती है किसकी? तो याद रखना भाव की प्रधानता होगी, यानी कि क्रिया वाच्य में प्रधानता होती है किसकी? तो भाव की प्रधानता। लेकिन इसमें तो क्या लिखा है, कर्म वाच्य में प्रधानता किसी की होगी? सीधी सी बात है, कर्म वाच्य वाक्य में प्रधानता होती है कर्म की। आंसर 18 का है सी, ये याद रखना। चलो 19 का बताइए, 19 का क्या होगा आंसर? ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति है कौन सी? देखो ताव्य शब्द में ऑप्शन पहले आप बताइए। ए है षष्ठी विभक्ति, बी है सप्तमी विभक्ति, सी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर डी है चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। यानी कि ए वाली है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन द्विवचन बी वाली है, या ये सी है, ये वाली सी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या चतुर्थ है चतुर्थ विभक्ति बहुवचन डी वाला है। आंसर बताइए इसमें कौन सा सही है? तो देखिए इसका आंसर होगा सी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ताव्या शब्द में वचन और विभक्ति सी है, यानी कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। हाँ 20 लास्ट है, ये आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें से कितने आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं, ये अनुमान लगा के आप सोच लेना या समझ लेना कितने आप लोगों के नंबर आएंगे। अगर 15 आए आप लोगों के, इनमें से सब में से 15 आए तो आप लोगों के नंबर 80 नंबर हिंदी में आएंगे आराम से, ये मान लो। अगर कम आए हैं तो वो लोग तैयारी अपनी अच्छी से कर लें, तो उनके 80 नंबर से ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। शब्दों में सर्वनाम क्या है बताइए। ए ऑप्शन 20 का मनुष्य है, बी ऑप्शन बचपन है, या सी ऑप्शन कोई है, या फिर डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो देखिए मनुष्य तो क्या हो गया, संज्ञा हो गई। बचपन ये तुम्हारा विशेषण हो गया, यानी कि कोई। सी ऑप्शन इसका सही है आप लोगों का, सी ऑप्शन राइट है। इसमें कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन कोई, ये आपका सर्वनाम है। ठीक, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।